हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे सब नेचुरल फिनोमिना के बारे में और आज हम बात करेंगे। देखिए, हमने क्या किया था कि क्या हमें करना था, क्या नहीं करना था। तो हमने देखा था कि जब कभी थंडरिंग या फिर बोल सकते हैं लाइटनिंग हो जाए तो हमें क्या करना था। तो हम अगर घर से बाहर थे, यानी कि हम बोल सकते हो आप कहीं घर से बाहर हैं, आप घर के अंदर नहीं है या इनसाइड रूम नहीं है, तो जैसे मोटरसाइकिल में है, ट्रैक्टर में है या किसी कंस्ट्रक्शन मशीनरी पे है ना। ओपन कार सेफ नहीं होती। तो हमें क्या करना है, ओपन फील्ड की तरफ, जैसे टॉल ट्री है, शेल्टर है, पार्क है, एलिवेटेड प्लेस है, हमें यहाँ नहीं जाना। ठीक है, यानी कि हमें कहाँ नहीं जाना है, खुले मैदान की तरफ नहीं भागना, बड़े बड़े ट्री के पास नहीं जाना, शेल्टर पे नहीं जाना, पार्क में नहीं जाना, या शेल्टर जो पार्क के नीचे, मतलब पार्क में जो शेल्टर होंगे उनके नीचे नहीं जाना। एलिवेटेड प्लेस ऐसे नहीं कि हम पहाड़ी में चढ़ जाए, लाइटनिंग हो रही है। अगर हमारे पास अम्ब्रेला है, छाता है, तो छाता भी हम नहीं खोलेंगे थंडर स्टॉर्म के दौरान, यानी कि पर नहीं करना। इफ इन अ फॉरेस्ट, अगर हम किसी जंगल में, फॉरेस्ट में है, टेक शेल्टर अंडर, अगर आपको वहां पर अपने आप को शेल्टर लेनी है, छत लेनी है, तो छोटे पेड़ों के पास जाए, बड़े बड़े पेड़ों के पास यहाँ भी ना जाए। और अगर कोई शेल्टर अवेलेबल भी नहीं है, अगर आप ओपन फील्ड में है, तो आप क्या करें, पेड़ों से दूर रहें, पोल से दूर रहें, है ना। और क्या करें, किसी मेटल के ऑब्जेक्ट से दूर रहे, यानी कि किसी धातु की वस्तु से भी दूर रहेंगे। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में लेटे नहीं। इंस्टेड स्क्वाट ऑन द ग्राउंड, आपको क्या करना है, जमीन पे ऐसे स्क्वाट लेके बैठ जाना है। एंड मिनिमम एरिया, यानी कि जितना छोटा ऑब्जेक्ट आप बन सकें, जितनी छोटी वस्तु आप वहां पे बन सके, उतना छोटा एरिया एक्वायर करना है, क्योंकि यहाँ पर लाइट का टारगेट स्मॉल ऑब्जेक्ट्स में नहीं होगा, ऊंचे ऑब्जेक्ट्स में होगा। लेकिन अगर आप घर के अंदर हैं तो अब आपको क्या करना है, ये तो था जब आप बाहर हैं। अगर आप घर के अंदर हैं और लाइटनिंग हो रही है, तो आपको क्या करना है, लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन कोड्स, यानी कि जो टेलीफोन की तार होती हैं या बिजली की तार होती हैं, जो मेटल के पाइप होते हैं, इनमें लाइटनिंग का होना बहुत ज्यादा चांसफुल होता है, यहाँ पर चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो लाइटनिंग, जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है, जब लाइट आएगी तो वहां पर जितने भी आवेश होंगे, वैद्युत आवेश, वो क्या हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वो एकदम से उदासीन हो जाते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। सो ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म, जब आपके आसपास लाइटनिंग हो रही होगी, तो हमें इन सब चीजों से दूर रहना है। ठीक है। इट इज सेफर टू यूज मोबाइल फोन एंड कॉर्डलेस फोन। जी बिल्कुल, आप फोन यूज कर सकते हो, मोबाइल फोन का आप उपयोग कर सकते हो, पर तार वाले फोनों का उपयोग ना करें, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। However, it is not wise to call up a person who is receiving your phone through a wired phone। और ये भी कोई अच्छी बात नहीं है कि आप कॉल तो कर रहे हो और एक ऐसे व्यक्ति को कॉल करो जो तार वाला फोन उठाए। पता लगा आपने तो कॉल लगा दी, हमारे कॉल तो फोन टेली वो था, मोबाइल था, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हमने जिसे कॉल लगाई वो तार वाला फोन उठा कैसे उठ रहा है, तो वो बेचारा लाइटनिंग हो रही है तो उसको भी तो दिक्कत हो सकती है। बाथिंग शुड बी अवॉइडेड, हमें क्या करना है, नहाना नहीं है थंडरस्टॉर्म के दौरान। अवॉइड कांटेक्ट विद रनिंग वाटर, बहते हुए पानी से भी दूर रहें, क्योंकि एक कंडक्टर का काम कर सकता है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज लाइक कंप्यूटर्स, टीवीज एक्सेट्रा शुड अनप्लग्ड, जो भी हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं, जैसे कंप्यूटर हैं, टीवी हैं, फ्रिज है, इन सबको हमें अनप्लग कर देना है, इनके सॉकेट से हमें इनके प्लग को हटा देना है। इलेक्ट्रिकल लाइट्स कैन रिमेन ऑन, हाँ बिजली हम खोल सकते हैं, लाइटों को हम ओपन कर सकते हैं, क्योंकि इनसे कोई बिजली से हमें नुकसान नहीं है, दे डोंट कॉज एनी हार्म। ठीक है, चलिए। सो व्हेन यू आर इनसाइड हाउस, आपको क्या करना है, क्या नहीं, फटाफट से नोट कर लें। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए ना, हमारे घरों के बाहर उपकरण लगते हैं जिनको हम लाइटनिंग कंडक्टर कहते हैं। तो होते क्या है लाइटनिंग कंडक्टर, लाइटनिंग कंडक्टर इज अ डिवाइस यूज्ड टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है, डिवाइस होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं, बिल्डिंग को बचाते हैं लाइटनिंग के दौरान। जब बिजली चमकती है आसमान में, तो उस दौरान हमारे जो
घर होते हैं या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, उनको बचाने के लिए हम एक डिवाइस लगाते हैं अपने घर पे, उसको हम लाइटनिंग कंडक्टर कहते हैं, या बिल्डिंग पे उसको लाइटनिंग कंडक्टर कहते हैं। अ मेटेलिक रॉड, एक बड़ी सी मेटल की रॉड होगी, टॉलर देन द बिल्डिंग, हमारी बिल्डिंग से भी लंबी एक मेटल की रॉड होगी, उसको इंस्टॉल कर दिया जाएगा दीवारों में बिल्डिंग की, जब बिल्डिंग बनाई जाएगी। ठीक है, वन एंड ऑफ द रॉड इज केप्ट आउट इन द एयर, एक कोना तो हम रॉड का छोड़ देंगे आसमान में, हवा में छोड़ देंगे, और दूसरा कोना को हम जमीन के अंदर बरी कर देंगे, दबा देंगे। जो रॉड है वो इजी रूट प्रोवाइड कर देगी कि इसके ऊपर अगर बिजली चमकी तो ये रास्ता दे देगी, और रास्ते से धीरे धीरे बिजली क्या करेगी, नीचे जमीन में आके, ग्राउंड में आके अपने आप को डिस्चार्ज कर देगी, अपने आप को क्या कर देगी, डिस्चार्ज यानी कि अनावेशित कर देगी। यहाँ पे क्या कह रहा है देखो, द मेटल कॉलम्स यूज्ड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल वायर एंड द वाटर पाइप्स इन अ बिल्डिंग आल्सो प्रोटेक्ट अस टू एक्सटेंड। तो जो हमारे घरों में मेटल के कॉलम होते हैं कंस्ट्रक्शन करते वक्त जो हम बनाते हैं, या फिर कुछ तारे होती हैं या बिजली के जो पानी के पाइप होते हैं, ये भी यही कुछ काम करते हैं, कुछ हद तक हमें लाइटनिंग कंडक्टर का ही ये काम करते हैं। बट डू नॉट टच देम ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, इसीलिए इस पे पाइप वगैरह पानी के हमें थंडर स्टॉर्म के टाइम जब बिजली चमक रही हो तब नहीं छूने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये डायग्राम बना रखा है, ये एक बिल्डिंग है, ये हमारा लाइटनिंग कंडक्टर है, ये हमारा एक लाइटनिंग कंडक्टर आ जाएगा, और ये इतनी लंबी रॉड है, इसको हमने सीधे पकड़ के क्या कर दिया, देखो ये बिल्डिंग खत्म हो गई हमारी, इसको पृथ्वी के अंदर, एकदम धरती के अंदर हम इसको बरी कर देंगे, डुबा देंगे, पूरा अंदर तक इसको क्या कर देंगे, डुबा देंगे। अब होगा क्या, अगर बिजली चमकी आसमान में तो वो चार्ज इसके पास आएगा, वो आवेश इसके पास आएगा, और वो आवेश इस रॉड के जरिए धरती के अंदर चला जाएगा। हमारी अर्थ जो है बहुत बड़ा कंडक्टिंग स्फीयर है, बहुत बड़ी चालक है। यहाँ पर एक कॉपर की प्लेट हमने धरती के अंदर डुबाई भी होगी, जो क्या करेगी, इस आवेश को लेके पृथ्वी में फैला देगी, और हमें, हमारे घर पे या यहाँ पर रहने वाले लोगों को इस लाइटनिंग से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इससे बचा जा सकेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एक प्रिवेंट करने के लिए, हमें बचाने के लिए है, ऐसा एक उपकरण है, लाइटनिंग के दौरान हमें बचाता है। तो बेसिकली क्या है, एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा यंत्र है जो हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारी बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करता है ड्यूरिंग लाइटनिंग। चलिए तो इसे नोट करेंगे। चलिए, तो ये है हमारे पास लाइटनिंग कंडक्टर की का। नेक्स्ट बात करते हैं अर्थक्वेक। बिल्कुल, अर्थक्वेक भी हमारे पास एक नेचुरल फिनोमिना ही है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया ही है। यू जस्ट लर्न अबाउट थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग, अभी अभी हमने पढ़ा बिजली के बारे में, तूफान के बारे में हमने जाना। नाउ हमने क्लास 7th में पढ़ा था साइक्लोन्स के बारे में भी, लेकिन अब बात करेंगे कुछ नेचुरल फिनोमेना ऐसे होते हैं जो लार्ज डिस्ट्रक्शन कर देते हैं ह्यूमन लाइफ की और प्रॉपर्टी की, यानी कि कुछ और भी ऐसे नेचुरल प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं या प्राकृतिक घटनाएं हैं जो बहुत लार्ज स्केल में, यानी कि एक लंबे पैमाने में, बहुत बड़े पैमाने में ह्यूमन यानी कि मनुष्य और उनकी प्रॉपर्टी को क्या कर देती है, नुकसान पहुंचा देती है। फॉर्चुनेटली दीज फिनोमिना कैन बी प्रिडिक्टेड टू सम एक्सटेंट, तो हम कह सकते हैं कि यस, शुक्र है कि हम किस हद तक इन फिनोमिना को पहचान पाते हैं कि ये होने वाले हैं। हालांकि हमें नहीं पता कि कितनी तीव्रता से होने वाले, क्या होने वाला है, इसका क्या डिस्ट्रक्शन रहने वाला है, पर यस हम इन फिनोमिना को पहचान सकते हैं। ठीक है, सो द वेदर डिपार्टमेंट कैन वॉर्न अबाउट अ थंडरस्टॉर्म डेवलपिंग इन सम एरिया, तो वेदर डिपार्टमेंट जो मौसम विभाग है वो कहीं ना कहीं किसी हद तक ये बता देगा कि कहाँ कौन कौन से स्थान में तूफान आने वाला है, बिजली आने वाली है, या क्या इसकी पॉसिबिलिटी है, क्या संभावनाएं हैं लाइटनिंग की और साइक्लोन की आने वाले।
So we get time to take measure the protect ourselves from the damage caused by these phenomena. जिससे हम लोगों को कुछ समय मिल जाए और हम अपने आप को बचा सकें कि ऐसे कुछ फिनोमिना होने वाले हैं, ऐसी कुछ प्रक्रियाएं या घटनाएं होने वाली हैं और हमें समय रहते पता लग जाए, जिससे वहां के जन जंतु कह सकते हो जो आसपास रहने वाले लोग हैं वो वहां पर क्या हो सके, प्रोटेक्ट हो सके, उनको बचाया जा सके। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। चलिए फटाफट से इसे नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। So there is however one natural phenomena which we are not yet able to predict accurately. It is an earthquake. तो यहाँ पर एक और ऐसी प्राकृतिक घटना और है जो हम एकदम नहीं पहचान सकते एक्यूरेटली, मतलब पहचान तो सकते हैं कि भैया भूकंप आने वाला है, लेकिन एग्जैक्ट एक्यूरेटली नहीं पहचान सकते। इट इज एन अर्थक्वेक, इसको कहते हैं भूकंप। इट कॉज डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी और अ ह्यूज स्केल। तो ये क्या करता है, जो मनुष्य के जीवन है, जीव जंतु है, उनके लाइफ में बहुत ज्यादा ह्यूज स्केल में, यानी कि बहुत ज्यादा मास बल्क में ये क्या कर सकता है, कहीं ना कहीं इफेक्ट कॉज कर सकता है। A major earthquake occurred in India on 8 October 2005 in Uri and तंगरार टाउन्स ऑफ नॉर्थ कश्मीर। तो जो सबसे खतरनाक या फिर बोल सकते हो मेजर, बहुत बड़ा जो मुख्य भूकंप आया था वो 8 अक्टूबर 2005 को उरी और तंगधार, जो एक दो टाउन है, दो शहर है नॉर्थ कश्मीर में, यानी कि उत्तरी कश्मीर में, वहां आया था। बिफोर दैट अ मेजर अर्थक्वेक अकर्ड इन 26 जनवरी 2001 इन भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, है ना। और क्या हुआ था, उससे पहले 26 जनवरी 2001 को भुज डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात का था, वहां पर एक बहुत बड़ा क्या हुआ था, अर्थक्वेक आया था। चलिए इन्हें नोट करेंगे, फिर अब बात करेंगे अर्थक्वेक क्या होती है। अर्थक्वेक के दौरान कुछ इस तरीके से बिल्डिंग टूट जाती है, तो डिस्ट्रक्टिव तो होता ही है, खैर काफी विनाशी होता है। सो व्हाट इज अर्थक्वेक, अर्थक्वेक होता है क्या, देखो, अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग और ट्रेमलिंग ऑफ अ अर्थ विच लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। क्या होता है अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप जो होता है एकदम सडन शेक हो जाएगी, यानी कि पृथ्वी कांप उठेगी, या फिर एकदम से बहुत ही छोटे इंटरवल के लिए, यानी कि कुछ ही सेकंड्स के लिए या कुछ ही मिली सेकंड्स के लिए यह अर्थक्वेक आता है, लेकिन क्या कर देता है, बहुत तेज हलचल कर देता है पृथ्वी में, जिसके कारण बहुत बड़ा डिस्टरबेंस आ जाता है और लोगों की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हार्म हो जाती है, लोगों की लाइफ भी इसमें चली जाती है, क्योंकि अगर घर परिवार टूटा या कुछ भी हुआ तो ये पत्थर वत्थर उनके ऊपर गिर जाएगा या कुछ हो जाएगा, जिससे वो दबके, जो काफी फैटल भी होता है, डेडली भी होता है ना। सो इट इज कॉज्ड बाय डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ। तो ये होता क्यों है कि जब हमारी पृथ्वी के अंदर बहुत बड़ा डीप डिस्टर्बेंस आ जाता है, तो होता क्या है, इस कारण हमारी पृथ्वी जो है, यानी कि धरती जो है वो कांपने लगती है, और उस कारण क्या आ जाता है, एक वेव्स जनरेट होती है, और इन वेव्स से बेसिकली क्या बन जाती है, हमारी भूकंप आता है। दे आर नॉट इवन नोटिस्ड, और हमें ये पता भी नहीं लगता। मेजर अर्थक्वेक आर मच लेस फ्रिक्वेंट, और जो मेजर अर्थक्वेक है, यानी कि आधा से ज्यादा जो बहुत सारे भूकंप है, वो तो बहुत कम छोटे से समय में ही आ जाते हैं, वो पता ही नहीं लग पाता कि भूकंप आ गया। दे कैन कॉज इमेंस डैमेज टू बिल्डिंग, और इससे क्या होता है, कोई बिल्डिंग है उसमें ये बहुत ज्यादा क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। ब्रिजेस पुलों में ये डैमेज कर देंगे, पुल टूट जाएंगे। डैम टूट जाते हैं बड़े बड़े, ठीक है, डैम यानी कि यहाँ पर हमारे डैमों में डैमेजेस हो जाएंगे, या पीपल यानी कि लोगों के लिए भी ये इफेक्टिव तो है। देयर कैन बी अ ग्रेट लॉस टू अ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और इससे क्या होगा, लोगों की जीवन के लिए साथ साथ उनकी प्रॉपर्टी में भी काफी डैमेज हो सकता है। अर्थक्वेक कैन कॉज फ्लड, अर्थक्वेक से क्या आ सकता है, फ्लड आ जाता है, लैंडस्लाइड्स आ जाती हैं, सुनामीज आ जाती हैं, ये सारी की सारी चीजें भूकंप से आती है। अ मेजर सुनामी अकर्ड इन द इंडियन ओशन ऑन दिसंबर 26 2004, जो सबसे बड़ी सुनामी हमारी आई थी वो इंडियन ओशन में आई थी 26 दिसंबर 2004 को, जिसमें जितने भी कोस्टल एरिया थे वो सभी ने बहुत बड़ा सफर लॉस किया है, यानी कि सफर किया है, यानी कि उनका घर परिवार लोगों के अपने यहाँ पर बहुत ज्यादा डैमेज भी हुआ, और साथ साथ पर लोगों की मृत्यु भी काफी हुई है। चलिए यहाँ पर इनको नोट करेंगे फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं।
देखो अर्थक्वेक क्या होता है, एक सडन शेकिंग और ट्रेमलिंग होती है अर्थ के अंदर बहुत ही छोटे इंटरवल ऑफ टाइम में। और ये होगा क्यों? क्योंकि एक डिस्टरबेंस होगी पृथ्वी के अंदर, यानी कि पृथ्वी के अंदर एक डिस्टरबेंस आप कह सकते हो, वेव जनरेट होगी जिससे उथल पुथल यानी कि कुछ डिस्टरबेंस मौजूद होगी। चलिए नोट करेंगे इसे। तो जो अर्थक्वेक है वो ऑल टाइम वो ऑल द टाइम, आपको पता है कभी भी आ सकता है, ऑल ओवर द अर्थ, कहीं पर भी पूरी पृथ्वी में कहीं पे भी आ सकता है। दे आर नॉट इवन नोटिस्ड, इसका हमें पता भी नहीं लगेगा और एकदम से अर्थक्वेक आ जाएगा। फिर जैसे मैंने आपको बताया जो अर्थक्वेक होता है, मेजर अर्थक्वेक आर मच लेस फ्रीक्वेंट, यानी कि बहुत ज्यादा जो भूकंप होता है बहुत कम, मतलब लेस फ्रीक्वेंट, हमें पता भी नहीं लगता और एकदम से आ जाएंगे बहुत तेजी से, ठीक है। दे कैन कॉज इमेंस चेंज डैमेज टू द बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, डैम्स एंड पीपल्स। तो ये क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं बिल्डिंग के लो, ब्रिज में, पुल में, डैम में, पीपल यानी कि लोगों के लिए। और यहाँ पर ग्रेट लॉस कर सकते हैं लाइफ एंड द प्रॉपर्टी, यानी कि लोगों की बिल्डिंग्स, प्रॉपर्टी के साथ साथ ये लोगों के जान के लिए भी काफी खतरनाक है। अर्थक्वेक से क्या हो सकता है, लैंडस्लाइड आ जाते हैं, सुनामी आ जाते हैं। तो जैसा हमारे पास एक फैक्चुअल पार्ट यहाँ पर है कि जो सुनामी आई थी वो कब आई थी, 26 दिसंबर 2004 में आई थी कोस्ट में, जिसके कारण वहां पे रहने वाले लोगों को काफी सफर करना पड़ा था। वहां पे रहने वाले लोगों को काफी प्रॉब्लम हुई थी, मेजर डिस्ट्रक्शन हुए थे वहां पर, बहुत ज्यादा वहां पर क्या हुई थी, नुकसान हुआ था लोगों का। चलिए इसे भी नोट कर लेते हैं फटाफट से। व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक किस कारण आता है? तो देखो, इन एशियन टाइम पीपल डिड नॉट नो द ट्रू कॉज ऑफ अर्थक्वेक। पुराने जमाने के टाइम लोगों को नहीं पता था कि भूकंप आता था क्यों था। तो देयर आइडियाज वर therefore expressed in mythological stories such as one told by Bujo's grandmother. Similar myth were prevalent in other part of the world. तो होता क्या था, पुराने टाइम के लोगों को क्या था कि कुछ मिथ था, है ना, और ऐसी कुछ स्टोरी बूझो की दादी ने भी सुनाई थी कि इसका कुछ माइथोलॉजिकल यानी कि कुछ भगवान के प्रकोप से लेना देना था कुछ, ठीक है। लेकिन नाउ वी नो दैट द ट्रमर्स आर कॉज्ड बाय द डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। लेकिन अब क्या पता लगा, अब पता लग चुका है कि जो ये ट्रम्बलेंस आती है, यानी कि जो ट्रम्बल होता है, ये ट्रेमरस आप कह सकते हो, यानी कि जो शेकिंग हो सकती है, भूकंप आता है, जो कंपन होती है, वो पृथ्वी के
पहले हिस्से क्रस्ट से ही उठ जाता है, ठीक है। तो अपर मोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट, यानी कि सबसे ऊपर जो क्रस्ट है उसी के वहां से क्या होती है, ये यहाँ पर वेव जनरेट हो जाती है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नॉट वन पीस, इट इज फ्रेगमेंट। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो हमारी जो पृथ्वी है वो कोई एक पीस नहीं है, टुकड़ा नहीं है, वो फ्रेगमेंट है, वो लेयर से बनी है, ऐसे छोटे छोटे छोटी परतों से मिलकर बनी है। ईच फ्रेगमेंट इज कॉल्ड प्लेट, इन्हें क्या कहते हैं, प्लेट। दिस प्लेट आर कॉन्टिन्यूंट मोशन, ये कैसी है, चलती जाती है, ये प्लेट मोशन करती रहती है। व्हेन दे ब्रश पास्ट वन अदर, जब ये एक दूसरे के ऊपर पास हो जाती हैं तो थोड़ा सा इनके अंदर क्या हो जाता है, डगमगा जाती हैं, ये आपस में टकरा जाती हैं। और इसके कारण इन प्लेट्स में क्या आ जाती है, कोलिजन होने के कारण, टक्कर होने के कारण यहाँ पर क्या आ जाती है, डिस्टरबेंस आ जाती है अर्थ क्रस्ट के अंदर। और इस डिस्टरबेंस से क्या आता है, अर्थक्वेक आता है पृथ्वी की सतह पर। जैसे ये देखो, एक प्लेट ये रही, एक प्लेट ये रही, आपस में टकरा जाएंगी। तो जब ये टकराएंगी तो क्या होगा, ब्रशिंग प्लेट है, ये एक दूसरे से टकराएंगी तो कोलाइड करेंगी, कोलाइड करके क्या होगा, शेक करेंगे, और शेक करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, भूकंप हमें महसूस होगा। Although we know for sure what causes an earthquake, it is not yet possible to predict when and where the next earthquake might occur. बिल्कुल, ये बोलना बहुत मतलब हम कह सकते हैं कि हम अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट कर देते हैं, हम पता लगा लेते हैं कि अर्थक्वेक आएगा, लेकिन ये कहना फिर भी असंभव है, बहुत ही पॉसिबल या असंभव ही समझ लो, है ही नहीं कि अगला अर्थक्वेक कब और कहाँ आएगा, बिकॉज हमें नहीं पता कब कौन सी प्लेट कहाँ पर कौन सी जगह पर टकराने वाली है। ये है अर्थक्वेक का मुख्य, यानी कि भूकंप का मुख्य कारण। चलिए इसे नोट कर लेंगे फटाफट से। तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो आपको अर्थक्वेक के बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि अर्थक्वेक किस तरीके से टकराएंगे, क्या हमारी प्लेट्स होंगी, और भी ऐसी घटनाएं होंगी, यानी कि ऐसी कुछ हमारे नेचुरल प्राकृतिक घटनाएं होंगी जिससे हमारे समाज में कह सकते हो या फिर लोगों के लिए कहीं ना कोई नुकसान होता है, यानी कि हम कुछ और नेचुरल फिनोमेना के बारे में जानेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।